पहले थोड़ा सा बचपन के हवाले से बता दीजिए कि कहाँ आपका बचपन गुजरा, और बचपन से मुराद कौन सा, मतलब स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम था, क्या हुआ, ये थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिएगा प्लीज़। बचपन जी, पैदा होता हूँ मैं पाकिस्तान। तो ये 3 महीने क्यों कहा उन्होंने, सिर्फ आना? बहुत सारे लोग मौसीकी में आते हैं। शुरू में उन्होंने बहुत मेरा जो है ना पीछा किया और मुझे अपनी अपनी ज़ुबान में एक जो है वो थोड़ा आगे करके आता था, उसके बाद फिर अगला फिर आप जाते कैसे थे, 3 महीने जाते रहे? जी वो तो क्या आपके वो फीलिंग थी जब आपने पहली दफ़ा हारमोनियम पे हाथ रखा? फिर उसके साथ सारे गमा पादा निसा की प्रैक्टिस वगैरह करना। आप मैं पिछले दिनों एक जगह बैठा हुआ था, इसी तरह हमारे दोस्त, तो एक हमारे बुजुर्ग हैं वो गाना गाते हैं, तो उन्होंने जब गाना गाया तो हमने ज़बरदस्ती उनसे गाया। तो बुजुर्ग से मुराद हमसे थोड़े बड़े हैं ज़्यादा मेरी, तो मैं हैरान, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी। मैंने कहा आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। कहते हैं यार कभी गाए नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये आपने जिक्र किया कि पहली दफ़ा जब आपने हारमोनियम पे हाथ रखा, तो हारमोनियम में हाथ रखे तो क्या आपने मतलब क्या बजाया, क्या गा? तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे अकेले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक शमसी आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल तो हैं ही, लेकिन उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार भी हैं। यहाँ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तान में सहाफ़त में, सियासत में, तिब में अपना नाम बनाया, वहाँ ही फ़न मौसीकी में भी इनका एक बड़ा आला मकाम है बरतानिया में। इसी हवाले से आज हमारे मेहमान हैं जनाब बशारत बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बेग साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आज आप हमारे साथ आए, और आज हम बात करेंगे मौसीकी के हवाले से। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर मौजू, हर शोबे के, अब हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ यहाँ हैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं, मदऊ करें और उनसे बात करें, ताकि हमारे नाजरीन उनको सुन सके, उनसे कुछ हासिल कर सकें। तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी मोहब्बत का, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके मौसीकी के मौजू पे बात करूं। मैं भी मौसीकी का एक अदना सा स्टूडेंट हूं, और मेरी मौसीकी के सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान से होता है। बशारत बेग, जैसा कि आपने करा ही दिया, नाम है मेरा। स्कूल के ज़माने से ही मैं मौसीकी की तरफ रग़बत स्टार्ट हो गई थी मेरी। जैसे 12 प्रोग्राम में बहुत मेरे अहबाब जानते भी हैं कि मेरा जो है नात के मुकाबला के कंपटीशंस को विन वगैरह करना, और फिर कॉलेज में जाके मैं गज़ल की तरफ आना, और ये सिलसिला था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यूके में आने के बाद भी मैंने इसको जारी रखा। पाकिस्तान में भी सीखा, बाकायदा सीखा, सीखने का सफ़र का आगाज़ किया, और सीखने के बाद फिर वहाँ पे एज ए म्यूज़िक टीचर भी बहुत अरसा मैंने काम किया। ग्रेजुएट में था वैसे, और यहाँ पे आके भी मैंने अपनी एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग में मैंने यहाँ पे कंप्लीट की। और मौसीकी के सफ़र का स्टिल सफ़र जारी है, सीखने और सिखाने का अमल भी जारी है, साथ में लाइव परफॉर्मेंसेस का भी सिलसिला जारी है, और ये इसी तरह चलता रहेगा। बस कोशिश करते जा रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए इसमें नई नई चीज़ें हम बनाते जाएं, और अपने अहबाब के लिए, सुनने वालों के लिए नई से नई एंटरटेनमेंट का सामान बनता रहे। बचपन से पहले थोड़ा सा बचपन के हवाले से बता दीजिए कि कहाँ आपका बचपन गुजरा, और बचपन से मुराद कौन सा, मतलब स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम था, क्या हुआ, ये थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिएगा प्लीज़। बचपन जी, पैदा होता हूँ मैं पाकिस्तान, पंजाब के शहर जहलम में, और जहलम से ही मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो हुई। और स्कूल के बीच में जो है वो मेरा मजहबी सिलसिला था। घर में वालिद साहब बड़े बारिश, और तो उनसे जो है बता नहीं सकता था कि मुझे मौसीकी का भी साथ है मेरे अंदर, जो थोड़ा है वो कीड़ा कह लें, वो मौजूद है। ये तो बचपन से ख्वाहिश थी, लेकिन ज़ाहिर की हिम्मत ना थी। वो जी। तो उसका जो उस वक़्त के हिसाब से जो उसको पूरा करने का था वो तो नात में ही पूरा हो सकता था, लेकिन सुर तो सुर है, वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो मैंने नात में भी अपनी खिदमत दी, लेकिन उसके बाद फिर नात को लाइट करके कव्वाली, उसको भी ज़रा मजहबी टच हासिल था, तो मुझे फैमिली में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मजहबी टच से मुझे कुछ याद आ गया।
जी जी, क्या याद है आपको? आपको सियासी तौर पता आजकल बड़ा वो था, एक था ना जो कि जी थोड़ा सा मजहबी टच दे दे, तो आपने भी मजहबी टच दे के आस्ता आस्ता आप इस तरफ आए ताकि वालिद को गुस्सा ना आए। उनको गुस्सा ना एकदम से। अगर मैं कहता जी कि मैंने गाने गाने हैं तो उन्होंने कहना था ला जुत्ती लेनी सी, तो उन्होंने मेरे पीछे जिना तो वो फिर मैंने उसको लाइट से तरीके से कवाली खान, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवालियाँ सुन 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 के अपने आप को जो है वो उनके जो सरगम थी, राग थे, वो मेरे दिमाग में अंदर रच चुके, बस चुके थे। तो मैं उनको फिर शीशे के सामने बैठ के फिर ऐसे ही हरकतें सारी करता था जो खान साहब करते। तो मुझे शौक था, अच्छा लगता था। मैं क्या करूं, मेरे अंदर मौजूद है आर्टिस्ट, तो मुझे करना था। तो बहरहाल वो काफ़ी नहीं था कि मैं जो सुन रहा हूँ सिर्फ वही मैं हूबहू कॉपी कर लेता था खान साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इसको वो काफ़ी नहीं था। मेरा दिल को, मेरे रूह को तलब थी कि इसमें कुछ मुकम्मल फ़न आ जाए। तो फिर सीखने के सिलसिले में मैं फिर निकला घर से। मैट्रिक से फारिग हुआ, वो जो 3 महीने का टाइम मिलता है उस दौर कोई कुछ काम करने को नहीं होता। तो उसमें फिर मैंने पहला तो स्टेज 1 छोटा शहर है, अब मौसीकी सीखने का कोई बंदोबस्त, खासा बंदोबस्त नहीं है, झेलना तो वाकई बहुत छोटा है। बहुत छोटा। लेकिन मैट्रिक के बाद हम लोग तो जो थे वो टाइपिंग सीखते थे, कंप्यूटर सीखते थे, आप वो सीखे के पीछे चले गए। जी, मैं बस शौक की बात है, ज़ौक़ की बात है, जी। तो मेरे लिए ये शायद उन चीज़ों से बढ़ के था। तो मैं चाहता था अगर ये मुझ में आ जाए तो मैं जो चाहता हूँ ज़िंदगी में वो कुछ कर सकूँगा। तो वो फिर पहले तो मुझे कोई उस्ताद ही नहीं मिल रहे थे, क्यों, छोटा शहर था। तो यही लोग होते हैं जो शादियों पे आके गाते हैं, तो वो ढोलक और हारमोनियम उनके पास होता है। तो मेरे लिए वही अट्रैक्शन होती थी। मैंने उनको देखना, जहाँ भी देखना उनको रोक लेना, उनके पास बैठ जाना, उनको कहना जी 5 मिनट मुझे दे दें। तो वो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो रुक गए और मैंने कहा थोड़ा मुझे भी ज़रा देखें, मुझे बड़ा शौक़ है। तो उन्होंने कहा चलें सुनाओ जी, तुसी सुनाओ। ठीक। तो मैंने उनको फिर खान साहब की गज़ल थी एक, वो सुनाई थोड़ी। तो वो इतना है, मेरे चेहरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि जैसे मैं पहले से ही कुछ सीख के आके उनके साथ वैसे ही ना शरारत कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा भाई जी तुसी खुद तुसी गांदे हो तो तुसी केड़ी गल्लां करदे। मैं कहा जी मैंने सीखना है, मैं जो है ना मुझे नहीं आता। उन्होंने मुझे कहा जी कि वो फ़लाँ कच्ची आबादी में रेलवे के स्टेशन के करीब उसमें हम होते हैं, तो आ जाया करें, तो हम सिखा देंगे आपको, अगर हारमोनियम ही सीखना है आपको तो। लेकिन शायद वो जगह अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बहरहाल मैंने सफ़र जारी रखा कि मुझे ऐसे कोई उस्ताद मिल जाएँ जिनका टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हो। चूँकि वो लोग काम कर तो रहे थे लेकिन टीचिंग की एबिलिटी शायद उनके पास कम थी। तो वो मैंने फिर हमारे कॉलेज में उस दौर में कैंटीन पे एक साहब होते थे, भट्ट साहब, उनसे भी जिक्र किया कि मैंने उस्ताद ढूंढ रहा हूँ मौसीकी का। उन्होंने बताया जी मशीन महल्ला में एक एकेडमी है, झेलम के एरिया मशीन महल, कैराना एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तो आप उनसे रब्ता करें, इमरान मिर्ज़ा साहब हैं, वो सिखाते हैं। मैं साइकिल लेके पहुंच गया काला गुजरा से मशीन महल्ला, बड़ा ढूंढा, इधर उधर देखा, शाहपान कॉर्नर के सामने ऊपर देखा एकेडमी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। मैं असर के वक्त जाके उधर बैठ गया। मुझे तो पता ही नहीं था मौसीकी की तो महफिलें होती ही शाम को हैं, रात 8-9 बजे के बाद सिलसिले शुरू होते हैं। तो मैं असर के बाद बैठ गया। उधर एक बुज़ुर्ग हारमोनियम लेके रियाज़ किए जा रहे थे। मैंने सोचा यही उस्ताद होंगे, तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने सलाम किया पहले, तो उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की, अपने मगन थे वो। तकरीबन 1 घंटे बाद उनको ख्याल आया कि कोई बंदा आके पास बैठा हुआ है। तो फिर कहते हैं जी किधर आए हो? मैं कहा जी मुझे भी शौक़ है, जिस तरह आप कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा करूं। तो उन्होंने फिर कहा नहीं उस्ताद जी तो रात को आएंगे, मैं तो उस्ताद नहीं हूं और वो बड़े सख्त हैं, तो वो तो कि बगैर इजाज़त के कैसे आप आ गए हैं, आज आ गए हैं, आइंदा नहीं आना, उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ पे कोई बंदा पाँव अंदर नहीं रख सकता, बड़े सख्त हैं, ये है वो है। मैं बैठा रहा। मैंने कहा जी आज मिल के ही जाना है। तो अच्छा, उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, लेकिन आप भी जी मैं बैठा रहा। भर रात को उस्ताद जी आए, इमरान मिर्ज़ा साहब, और उन्होंने बाबा जी ने बताया कि ये असर से बैठे हुए इधर जा नहीं रहे और ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, मेरा शौक़ है, मैं भी सीख रहा हूँ। उधर वाइट बोर्ड पे ना काफ़ी राग लिखे हुए थे और मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे, यार ये भी इतना नॉलेज है, यानी कि सा, खरज, रिखब, गंधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निखार, ये सारी चीज़ें लिखी हुई।
अब मुझे इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पता था। मेरे लिए यही था कि शायद ये किसी हिंदी ज़ुबान है या फिर उससे भी पुरानी किसी ज़ुबान के अल्फाज हैं। संस्कृत वगैरह हाँ के हाँ ऊपर हाँ जी, हाँ जी, सारे गामा का तो पता था। तो उस तरह से उस्ताद जी ने कहा, जी आप 3 महीने आएँ, अगर आप सीखना चाहते हैं अपनी कमिटमेंट शो करें। अगर 3 महीने आके आप बैठ के चले गए, आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ बैठना है आपके। तो उसके बाद फिर आपका सफ़र का आगाज़ होगा, फिर हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। मैंने कहा जी मुझे मंजूर है, मुझे 3 महीने क्या, मुझे एज़ लॉन्ग एज़ मुझे अपनी मंजिल मिल रही हो। तो ये टाइम पीरियड तो बहुत छोटा पीरियड होता है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि अब घर से, क्योंकि वो क्लासेस तो 8-9 बजे स्टार्ट होती हैं, रात 8 से 7-8 से लेकर रात 10 तो बजे ये तक। 3 होने का, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि 30 दिन कहा आना गया, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने जी। तो ये 3 महीने क्यों कहा उन्होंने, सिर्फ आना और देखना, उसकी क्या वजह? वो सिर्फ देखना चाहते थे कि मैं कितना, मेरे में विल पावर कितनी, मैं कितनी देर टिक सकता हूँ, कमिटमेंट आपकी जी, जी, लेवल जी। देखना, ठीक है। टिक मैं सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मौसीकी में आते हैं, वो 2-3 लेसन की प्रैक्टिस करने के बाद भाग जाते हैं। या खुद ही अपना को रफ़ी समझने लग हाँ जाते हैं। जी हाँ, या वो समझना शुरू हो जाते हैं या फिर लीव कर देते हैं। तो वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ना किसी का करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर यही किया कि ठीक है आप आएँ। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। आया, रोज़ाना आता हूँ, बैठता हूँ, चला जाता हूँ, रोज़ाना आता हूँ, बैठ के चला जाता हूँ। और हाँ, वापसी के मुझे फिर बड़ा प्रॉब्लम होता था। अच्छा। साइकिल मेरे पास होती थी, और साइकिल पे झेलम शहर से हमारा करीबी कस्बा था काला गुजरा, जीटी रोड के करीब है। जी जी। तो वहाँ तक, जीटी रोड तक तो मैं समहाउ चला जाता। लेकिन जब जीटी रोड से उतर के मुझे अपने घर तक का जो 2-3 किलोमीटर का पीस था, उसमें मुझे कुत्तों का बहुत सामना रहा। तो वो पहचानता नहीं था कि हमारे इलाके का? वो नहीं, शुरू में नहीं पहचानते थे। शुरू में उन्होंने बहुत मेरा जो है ना पीछा किया, और मुझे अपनी अपनी जुबान में एक जो है वो थोड़ा आगे करके आता था, उसके बाद फिर अगला, फिर ऑटोमेटिकली मेरी साइकिल की स्पीड इतनी तेज हो गई, कुत्ते पीछे रह गए। कुत्ते पीछे रह यार गए। उन्होंने आपकी ना एक्सरसाइज करवाई आपको, ताकि काफी रात exercise। के लिए आपका फेफड़े मजबूत हो। मुझे कसम से आज भी याद है कि वो कुत्ते अब तो है इस दुनिया में नहीं होंगे, कि वो मुझे पहचान गए। अच्छा। फिर 3 महीने उनको पता चल गया ये बंदा रोज़ का है। तो दूर से शायद उनको स्मेल होती है, तो वो उनको पता था ये साइकिल की आवाज़ भी, चेन की खास आवाज़, हर साइकिल की अपनी आवाज़ होती है। बिल्कुल तो अच्छे थे, पहचान- वो पेडल के साथ जी जी जी। मतलब होता है उसका। हाँ, तो वो फिर अल्लाह खैर हर किया, तो पहचानने के बाद थोड़ी सी आसानी हुई कि कुत्तों से तो जान छूटी। लेकिन अब अगला मसला ये था कि घर में मैंने कभी नहीं बताया था कि मैं मौसीकी सीख रहा तो आप जाते कैसे थे? 3 महीने जाते रहे? जी, वो यही था कि एक तो आफ्टरनून में ट्यूशन होती थी, मैं घर से फिज़िक्स और केमिस्ट्री की किताबें लेके निकलता था। अच्छा। और ट्यूशन, फिर बाद में क्या था, दोस्त हम एक जगह पे इकट्ठे होकर कंबाइंड स्टडी। जी जी जी, इस नाम पे काफी काम होते हैं। काफ़ी काम होते हैं। तो कंबाइंड स्टडी की आड़ में मैंने मौसीकी के सीखने का आगाज़ किया। और लेकिन जब 3 महीने के बाद उस्ताद जी ने मेरा पहली दफ़ा हाथ रखवाया जी। और सफ़र का आगाज़ हुआ, सारे गमा किया, वो बड़ी जल्दी अल्लाह की देन थी। और बस उस्ताद लोगों के जूते मैंने सीधे किए, तो उससे बरकत पड़ती है, ये कुदरती है। तो क्या आपके वो फीलिंग थी जब आपने पहली दफ़ा हारमोनियम पे हाथ रखा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वैसे तो सुर गले में है, लेकिन उंगलियों और गले को मैच करना और फिर उसके साथ सारे गमा पादा निसा की प्रैक्टिस वगैरह करना, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वो अल्लाह की देन थी, मेरे में सुर तो था, तोहफ़ा था उसका। वो जितने मेरे से सीनियर थे उनको मैंने 2-3 महीने में ही उनसे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करके उनके लेवल पे ये आगे कहा जाता है कि जो फनकार है या गुलकार है, ये पैदाइशी होता है, तो क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जो फ़न है वो मौजूद होता है, उसको निकलने में कभी देर हो जाती है, पॉलिश चाहिए होती है। कभी जल्दी किसी को पता चल जाता है और कभी बहुत देर से पता चलता है, और कुछ लोगों को पता चल जाने के बाद भी वो दबा रहता है, वो कि समहाउ दुख तो उनके लिए है जो उनको पता ही नहीं चलता कितना अब मैं पिछले दिनों एक जगह बैठा हुआ था, इसी तरह हमारे दोस्त, तो एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो गाना गाते हैं, तो उन्होंने जब गाना गाया तो हमने ज़बरदस्ती उनसे गाया। तो बुजुर्ग से मुराद हमसे थोड़े बड़े हैं ज़्यादा मेरी, तो मैं हैरान, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी। मैंने कहा आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। कहते हैं यार कभी गाए नहीं है, लेकिन ये कि उनकी आवाज़ में उनको, यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत देर तक बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता। ये एक अनदर थिंग है, क्योंकि ख़ास करके ऐसा फील्ड, जिस फील्ड पे हमारे मुआशरे में उस दौर में जब हम सीख रहे थे तो काफ़ी पाबंदियाँ थीं।
तो मुझे भी अगर मैं बता देता कि मैं हर म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ तो मुझे कभी भी इजाज़त ना मिलती, लेकिन मैंने उसको लाइट करके समहाउ मैनेज कर लिया सीखना। अच्छा, क्योंकि ये आपने जिक्र किया कि पहली दफ़ा जब आपने हारमोनियम पे हाथ रखा, तो हारमोनियम पे हाथ रखे तो क्या आपने मतलब क्या बजाया, क्या गाया? हाँ, एक तो सारेगामा बजाया, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मुझे जो है ना उस्ताद जी ने मुझे ना कहा कि ज़रा शौक भी मेंटेन रखना था। तो चूंकि शौक तो गानों का ही होता है, राग तो बस मजबूरी है वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैंने कहा जी मुझे गाना भी करना है, तो फिर ये था कि थोड़ा सा शौक को बरकरार रखने के लिए हमें एक एक गाना रटवा दिया जाता था कि ये सुरें रट लो। तो उसमें सॉन्ग था अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। तो रोमांटिक सा सॉन्ग चुना है आपने, ये क्या वजह थी? बचपन से ये आपके अंदर बस ये रोमांटिक मैंने 2-4 लोगों को गाते हुए सुना तो मुझे बड़ा दिल पे असर किया उसने। तो मैंने कहा मुझे भी ये गाना है। तो मैंने समहाउ वो उस्ताद जी की मदद से निकाल लिया, हारमोनियम से निकाल लिया। अब हारमोनियम से निकालने के बाद फिर ज़ाहिर है मुझे जो मुझे उंगलियों से आता है वही मुझे गाना है। अगर कोई मुझे फरमाइश कर दे तो मुझे और कुछ नहीं आता। अच्छा, मैं मतलब चाह के भी अगर, हाँ वैसे मैं गा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई हारमोनियम पकड़ के गाना तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, वो अकेले न जाना। हमें भी सुनाए तो थे, 2 लाइनें हो जाए ताकि ये भी एक रिकॉर्ड में आ जाए कि आपने पहला जो गाना गाया था वो कैसे था, प्लीज। चलें मैं ज़रूर पेश करता हूँ जी हुजूर। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस तुम हो। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। क्या बात है, ये आपका पहला गाना। जी ये मेरे तो उसके बाद आपने फिर गाना का बकायदा शुरू कर दिया, जी ट्रेनिंग यानी कि? ये ट्रेनिंग थी, और क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं गाने जाता था, तो चूंकि मुझे आता ही यही था, तो जहाँ भी जाना वो बहुत सारे जो लोग मुझे पहले सुन चुके होते थे उनको पहले इस दूर से देख के, जब मैं स्टेज पे अनाउंस होता था कि आप आ रहे हैं आपके सामने बिशारत बेग, तो वो कहते थे वो अकेले ना जाना आ गई। ये वजह शोहरत बन गया, अकेले ना जाना आ गया। तो बहरहाल मुझे था कि एक दिन आएगा मैं बहुत सारी चीज़ें गाऊंगा और बहुत सारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया। बहुत वक्त गुजरने के साथ साथ वो सफ़र मेरा कुछ साल तक चलता रहा, और उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बाकी अपने जो साथ के जो मेरे से उस वक्त सीनियर से लड़के सीख रहे थे उनसे जो है वो मुझे नहीं पता चला कि मैं कितना आगे किस तरह निकल आया हूँ। मैं बस ज़ौक़ शौक़ से फोकस्ड हो के बस वो किए जा रहा था जो मुझे लेसन मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें बहुत बरकत पड़ी, और मेरे बहुत सारे दोस्त कुछ मौसीकी कम कर गए, कुछ छोड़ गए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं आज भी जारी सारी रखे हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बहुत इज्जत दी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें और अच्छा करने की। अभी अगर किसी एक को कहें ये आपके उस्ताद हैं तो कौन है जिनको आप सबसे ज़्यादा? वो एक तो इमरान साहब थे जिन्होंने आपको शुरू में जी मौसीकी में इसमें यही है कि स्टार्ट में उस्ताद होते हैं, फिर आगे भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप मुसलसल बहुत सारे लोगों से सीख रहे होते हैं। आप जितने भी अच्छे जो अच्छा काम कर रहा है, जब उनकी कोई चीज़ कॉपी करके गा रहे हैं तो एक्चुअली में आप उनकी चीज़ को सीख के, उनके सुर के इस्तेमाल को सीख के वो कर रहे हैं। तो मेरी इब्तदाई में जो है वो उस्ताद अहमद इमरान मिर्ज़ा साहब थे, किराना घराने से थे, और फिर यहाँ पे आके मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद फिर अब आके मैंने शाम 84 उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब और उनके साहबजादे उस्ताद गुलाम शबीर गुल्लू साहब, इनसे ज़री निस्बत है मेरी, और इनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, और वो सफ़र जो है वो जारी सारी है।
बाकी तो इसका एंड नहीं है, बहुत, ये तो स्पेस बहुत बड़ी है, बस इसमें जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो आप अभी जो कर रहे हैं, अपनी कंपोजिशन भी दे रहे हैं, अपने अपने गाने गा रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ लोग हैं जो कि औरों के मशहूर, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, बड़े बड़े नाम है, रफ़ी साहब हैं, इनके गाने गाते हैं, मेहंदी साहब के। लेकिन आपका यह है कि आप अपने भी गा रहे हैं। मैंने देखे आपके चैनल के ऊपर माशाल्लाह आपके बहुत सारे गाने हैं जिन्होंने कई मिलियंस हिट किया हुआ है, जो कि बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल आप ऐसे अच्छा क्लासिकल सॉन्ग गा रहे हों और उसको चलना, क्योंकि अलमिया ये है कि हमारा ये जो टिकटॉक है, इसमें वायरल होने के कंसेप्ट ने असल चीज़ों की जो है ना वो ख़त्म कर दी है। आपने वायरल होना, बेशक आप जैसा भी गाएं। अभी आपको मालूम है हमारे लंदन में बहुत सारे ऐसे गायक हैं, मैं नाम नहीं लेता, जिन बहुत वायरल हुए हुए, लेकिन गायकी का उनसे दूर दूर तक तल्लक नहीं है। तो आपने ये अपने कंपोजिशन कब से शुरू की? कंपोजिशन काफ़ी साल पहले ही मैंने, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि जितने भी पुराने लोग जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाया है, वो कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। बिल्कुल। पुराना करने से, उसको हम कवर सॉन्ग बोलते हैं, कवर सॉन्ग करने से आप उन्हीं के काम को रेनोवेट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अलग से बोले, आपको दुनिया जाने, तो आपकी अपनी पहचान हो, तो उसके लिए नई कंपोजिशन, नया काम, नई क्रिएटिविटी, नया म्यूज़िक बनाना, नई अरेंजमेंट बनाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैंने गुज़िश्ता काफ़ी सालों से इस पर मेरी कंपोजिशन वर्क हो रहा था। तो म्यूज़िक अरेंजमेंट और एक्चुअल में ऑडियो वीडियो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे चंद साल ही हुए हैं। पाकिस्तान में मैं फिर म्यूज़िक अरेंज करते हैं मेरे 2-3 दोस्त अहबाब में, जिनमें हैसम गुलाम अली है, गुलाम अली साहब के पोते हैं, बहुत बड़ा नाम गुलाम अली साहब जी। तो वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा कराची में कासिम अजहर हैं, आसिम अजहर उनके भाई हैं, ये अच्छा, वो जो यंग गाने ड्रामों में भी आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मेरा म्यूज़िक बनाते हैं साथ मेरे मीडिया में बहुत सारी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी है। मौसीकी कंपोजिशन मैं खुद करता हूँ ज़्यादातर, और सम टाइम अगर मुझे मेरे किसी दोस्त के पास अच्छी कंपोजिशन हो तो मैं उस पर भी वर्क कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद करता हूँ। और कुछ कंपोजिशनें मेरे पास जो है मेरी अमानत हैं उस्ताद अहमद इमरान मिर्ज़ा साहब की, वो छोड़ गए थे, तो उनकी ज़िंदगी में उनको टाइम इतना नहीं मिला कि वो उनको पाए तकमील तक पहुंचाते, तो ज़िंदगी ने साथ नहीं दी, जल्दी इस दुनिया से चले गए। तो मैंने उनकी चीज़ों को भी किया है, अपना भी नया काम किया है, और मज़ीद जो मुझे जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है मैं उसको फ़ौरन अडॉप्ट कर लेता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ। अच्छा, आपका आगे प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका, कि अभी अपने यूट्यूब पे आप आ गए, मीडिया में भी आपका नाम माशाल्लाह बोला जा रहा है, फंक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई होता है ना सेट टारगेट होता है कि जी यहाँ तक पहुँचना है मैंने, तो कोई ऐसा आपने बनाया कि उस हाल से? इसमें कुछ ऐसा पार्टिकुलरली कुछ कहना वो कबल अज़ वक्त ही होता है। ख्वाहिश तो सबकी होती है कि सिर्फ यानी कि ज़्यादातर एक्सट्रीम मैक्सिमम तक ही जाना, लेकिन हर कोई अपने अपने हिस्से का अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम कर रहा है, और मैं भी अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। और उसका नतीजा यह है कि अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही थोड़े सालों में, बहुत ही थोड़े से प्रोजेक्ट्स के काम पे ही अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरे यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो है चाहने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। और लेकिन इस पे मैं फ़ोकस्ड रहूँगा और करता रहूँगा, और आने वाले वक्त में मैं बहुत सारी इस इंडस्ट्री को म्यूज़िक देने का जो है वो इंशाल्लाह से प्लान है, और करता करूँगा। और बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जो वो जब चाहेगा वो जहाँ चाहेगा ले जाएगा, मैं अपने हिस्से का काम करता रहूँगा। अच्छा, अभी जो बरतानिया में अगर हम देखते हैं तो जो मौसीकी पे काम हो रहा है उसको आप कहाँ समझते हैं कि कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, या उसका क्या आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं? मौसीकी पे काम हर दौर में तब्दीली का शिकार है, मुसलसल इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा है कि इसमें जो अच्छा म्यूज़िक जो हमने एक्चुअली में सीखा है उसके सुनने वालों की तादाद में थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन यह है कि वो डीप है मौसीकी, चूँकि इसका रूह के साथ ताल्लुक़ है, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो है वो इतना प्योर है, इतना ज़्यादा है कि वो, जबकि लाइट काम करने वाले भी काफ़ी सारे दोस्त मौजूद हैं, भंगड़ा गा लेते हैं या लाइट बॉलीवुड में हैं, वो लोग चिल आउट में शादियों में उसको सुनते हैं,
लेकिन जब कभी रूह के सुकून का टाइम आता है तो वो एक्चुअल जो रियल म्यूज़िक है, जो अपनी डेप्थ के साथ, अपने अल्फाज की गहराई के साथ जो दिल पे जाके असर करता है, तो वो तो यही गज़ल और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है। और आज भी आप देखें भंगड़ा वाले सॉन्ग भी आते हैं, लेकिन जिस किसी बॉलीवुड फिल्म में या हमारी पाकिस्तानी फिल्म में क्लासिक टच के साथ कोई एक सॉन्ग आता है, वो बहुत बड़ा फिगर लेके जाता है। तो अभी कोई आप हमें, हमारे सुनने वाले के कोई 2 लाइनें सुनाएं कोई अच्छी सी चीज़ की। मैं पेश करता हूँ। लोग तुझको गुलाब कहते हैं और जाने क्या शबाब कहते हैं। आप जैसे हसीन चेहरों को हम खुदा की किताब कहते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, है चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते बाग जगाए। जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो है, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जबरदस्त है ये जगजीत साहब। पंकज तो अच्छा, अब आगे के लिए आपने क्या सोचा? आपने माशाल्लाह खुद तो सीखा, अब उस्ताद साहब से, वो इमरान साहब से जो अब दुनिया में नहीं है, और फिर अभी आप भी सीख रहे हैं, लेकिन आपके जो आने वाले हमारे बरतानिया में नौजवान हैं जो मौसीकी का शौक़ रखते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं या क्या करने का इरादा है आपका? उनके लिए एक तो मैं खुद हमेशा से हाजिर हूँ। मुझे जब ये पता चल जाए अगर कोई पूरे ज़ौक़ शौक़ से, तहे दिल से कुछ सीखना चाहता है, बीच में टाइम वेस्ट करने वाले भी काफ़ी अहबाब मौजूद हैं जिनको शौक़ तो है लेकिन या तो टैलेंट की कमी है या फिर उनमें जो फोकस है, जितना टाइम मांगता है म्यूज़िक, क्योंकि ये फुल फ्लैज एक फील्ड है, इसको आप बिल्कुल पार्ट टाइम समझ के बहुत थोड़े से टाइम लेके अगर कहा जाए कि ये हम 1 घंटा आधा घंटा दे के इसको सीख लें तो वो ज़रा मुश्किल है। मैं भी खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस दौर में मैंने सीखा उस वक़्त मेरे पास टाइम था। अगर मुझे आज ये करना पड़ता तो ज़रा पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था, या अगर बहुत इतना आगे तक नहीं था पॉसिबल। तो हाँ, अगर कोई हो तो मैं हाज़िर हूँ। जो मुझे आता है, चाहे वो 1-2 लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ हैं, जितना भी मुझे आता है मैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन यह है कि एकेडमी का मेरा है प्लान, हाँ जी, स्टोक-ऑन-ट्रेंट में और बर्मिंघम और मैनचेस्टर, ये मेन मिडलैंड्स मेरा मेन रीजन है, तो उसमें रहते हुए मैं बहुत सारी एकेडमीज़ में जाता रहता हूँ और वक्तन फ़क्तन अपने जो अहबाब हैं, जो भी सीखने वाले हैं, वो मेरे से पूछते रहते हैं, मैं बता देता हूँ। लेकिन बाकायदा भी बर्मिंघम में मेरी एक क्लास होती है जो हफ्तावार है, वो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन फैमिलीज़ हैं, हमारे मेरे हैं कम्युनिटी है, तो वो लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें मैं जा रहा हूँ और करता रहा हूँ। ये इंटरेस्ट बात है कि पाकिस्तान में जो कल्चर है, उस कल्चर के हवाले से भी मौसीकी को कितना लोग सुनते हैं, सब शौक से हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन इसको इस तरफ आते हुए थोड़ा सा घबराते हैं इसको अभी भी कुछ इलाकों में। हालांकि आमतौर पर मेरा अमूमी रवैया काफ़ी बदला है हमारा इस तरफ, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में मैंने देखा कि इसको नापसंदगी के अमल से देखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमल, ये जो सोच है, ये कितनी बदल चुकी है? अब बहुत बदल चुका है वक्त। हालांकि स्टिल अभी भी कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे दौर में थोड़ा 20-30 साल पहले ज़रा ज़्यादा थे।
अब काफ़ी बदलाव आ चुका है और अल्लाह करेगा आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और ये जो मुश्किलात हैं ये अभी की हैं, आइंदा आने वाले वक्त में रहेंगी। एजुकेशन है ना हमारी पूरी सोसाइटी में, ना सिर्फ मौसीकी बल्कि इसके अलावा बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मसाइल हैं। तो अल्लाह करेगा हम मायूस नहीं हैं बिल्कुल भी कि ये फ़न भी फलेगा फूलेगा, इंस्ट्रूमेंट्स ज़िंदा रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ख़ुद भी सीखूं। मैं सीखता भी, मैं तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड थोड़ा ख़ुद भी जितना भी, और सो ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत आने वाले वक्त में इसको मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। आपकी जो अपनी कंपोजिशन है उसमें से कौन सा गाना आपके दिल के बड़ा करीब है? मेरी बहुत सारी हैं उसमें, मैं एक राग बागाश्री में है एक चीज़ मैं सुनाता हूँ, वो आप ये ज़रूर है ना। हर आदमी को प्यारे हैं अपनी अदा के साथ, उनको जफा के साथ है, हमको वफा के साथ। हर आदमी को प्यारे हैं। हम बात कर रहे थे किसी और चाँद की, हम बात कर रहे थे किसी और चाँद की। बादल में चाँद छुप गया, बादल में चाँद छुप गया, यूं ही हया के साथ। हर आदमी को प्यार है। ये तो आपके सारे दिल के करीब है और आपके चैनल पे भी ये मौजूद हो है? ये अभी आना है। अच्छा, रेडी है, म्यूजिक रेडी है, लेकिन मैंने एडवांस में थोड़ा गुनगुना दिया। ये बहुत जल्द आने वाला है, इसका भी ऑडियो रेडी है, वीडियो रेडी है। आपके दिल के करीब वो है जो अभी आने वाला है? जी, तो जी। जो आ चुका है उनमें से कौन सा? उनमें से भी बहुत सारे हैं, मैं एक एक चीज सुनाता हूँ। क्या क्या न ख्वाब हिज्र के मौसम में खो गए। ये परवीन शाकिर जी के। अच्छा, ये प्रेम शाकिर। हम जागते रहे थे मगर बख्त सो गए। क्या क्या वो बचपने की नींद तो अब ख्वाब हो गई। क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। क्या क्या न ख्वाब हिज्र के मौसम में खो गए। जबरदस्त जी। ये ख्वाब नाम से है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है ये गज़ल। तो ये बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छे लोगों ने सुना है इसको। अपना यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल नेम बता दें ताकि बशारत बेग ऑफिशियल अगर उसमें डालेंगे तो उसमें मेरी बहुत सारी गज़लें लाइट में जो मैंने पंजाबी में और उर्दू में काम किया हुआ है वो सामने आ जाएगा। अब बता दीजिए कि आपका कोई आने वाला शो हालिया दौर में, यानी कि 1-2 माह में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसके बारे में नाजरीन अगर आपको सुनना चाहें वहाँ के लाइव,
तो कोई ऐसी चीज़ है जी, ये वाले अभी बर्लिन में मेरा है शो सून। उसके बाद अगस्त में मेरा जापान में प्लान्ड है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस साल कुछ शोज़ प्लान है। इंशाल्लाह। तो वो सिलसिला चलता है इंशाल्लाह। चलते हैं जी प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन को? मैं बहुत ममनून हूँ आपका तो, और साथ में नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बस सुर से रब्ता रखिए, अपना रिश्ता रखिए। ये अपने आप के अंदर एक खुद से खुशी होता है और अपनी रूह को पाक और साफ़ रखता है। ख़ास करके ये जो क्लासिक म्यूज़िक है, तो ये सुनते रहिए और अपने आप को जो है दिल को, अपनी रूह को सुकून देते रहिए। तो फॉर द टाइम बिंग मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। और तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ आज बिशारत बेग साहब, बरतानिया में एक नाम मौसीकी के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी कंपोजिशन भी बना रहे हैं, जो कि क्योंकि आमतौर पर हमें जो गायक मिलते हैं वो औरों के, हमारे जो बहुत ही काबिल एहतराम बड़े फ़नकार गुजरे हैं या भी मौजूद हैं, उन्हीं के गाने गाते हैं। लेकिन इनका ये है कि ये अपना कंपोजिशन भी करते हैं, अपने गाने भी गाते हैं, और इनका यूट्यूब चैनल जो बिशारत बेग ऑफिशियल के नाम से, वहाँ इनके गाने लगे और कई गाने जो उन्होंने कई मिलियन हिट किए। तो आपने इनसे सुना, और अभी हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत पेश होऊंगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सबकी मोहब्बतों में मैं ये आखिर में ये एक छोटी सी चीज़ पेश करता हूँ, उसके बाद आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा। लगे जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले गले। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल कर हम रोए जार जार, आँखों में आंसुओं की बरसात हो